जय हिंद साथियों। आज वो शुभ घड़ी आई है जिसके लिए लगभग 1-1.5 साल से पूर्व सैनिकों के उद्धार के लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के लिए जो संघर्ष चल रहा था, आज वो संगठन धरातल पर एक लीगल एंटिटी बन के सामने आया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने कितना संघर्ष किया और इस मुकाम तक पहुँचे। और मैं अब इसमें थोड़ा सा प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी से। सर, आज एफबीए का रजिस्ट्रेशन हो गया है। एफबीए एक लीगल एंटिटी बन चुकी है, लेकिन कुछ दिन पहले तक लोग कहते थे कि आप एक नकली एफबीए के प्रेसिडेंट हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कि इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अभी तक इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते थे, आज शायद उनको बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही होगी और अपने कमेंट के ऊपर बहुत ही उनको शर्म भी आ रही होगी कि हम लोगों ने कितना निचले स्तर का व्यवहार किया, वो भी एक पूर्व सैनिक संगठन और एक मंच के ऊपर, कि वास्तविकता को नकारने के लिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे ऊंचे हथकंडे अपनाए, अनर्गल प्रलाप किया, गलत टिप्पणियां करी, और सैनिकों की छवि को नुकसान पहुंचाया। और रही बात फेक फेडरेशन और फेक प्रेसिडेंट की, तो आज मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी एविडेंस है और उनमें थोड़ी सी भी गैरत बची हुई है, तो आज आकर के पूर्व सैनिकों को बताए कि देखिए, ये देखिए, हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसलिए हम कह रहे थे। अदरवाइज हमने तो उनके मुंह पे कल अच्छा खासा तमाचा मार दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कल एक हमारे यूट्यूबर साथी के उस चैनल के ऊपर रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले करके और उनकी बोलती बंद कर दी। अब उनके मुंह को ताला लग चुका है। और दोबारा मैं तो ये कहता हूं कि उनको 10 बार सोचना चाहिए कि इस प्रकार के निम्न स्तर के हथकंडे कम से कम पूर्व सैनिकों के बीच में ना अपनाएं। ये उनको अगर इसी तरीके की हरकतें करनी है तो उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म है, कम से कम पूर्व सैनिकों को बख्श देना चाहिए। ठीक कहा सर आपने। अब आगे की क्या रणनीति आपकी सर? आगे का ऐसा है सर कि फेडरेशन जब से गठित हुआ है और जो भी वर्तमान काउंसिल है, पिछले अभी इस 21 तारीख को इनको पूरा 1 साल हो जाएगा। शुरू से ही हमारी ये रणनीति रही है कि कोई भी हम कदम लेंगे तो उससे पहले हमारे से जुड़े हुए जो संगठन हैं, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत करके और उनकी सहमति के आधार पे ही हम आगे अभी तक निर्णय लेते आए हैं और आगे भी हमारी यही रणनीति रहेगी। हमारे बायलाज के अंदर भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस संस्था के अंदर किसी भी आदमी को कोई एक्स्ट्रा पावर या वीटो नहीं दिया गया है। सबके आम सहमति से निर्णय होंगे और काउंसिल भी निर्णय लेने से पहले कोशिश करेगी कि अपने तमाम संगठनों के व्यूज भी जान ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। आज भी हमारी यही रणनीति है, भविष्य में भी हमारी यही रणनीति रहेगी। और इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आज भी एक वीडियो और एक राइटअप डाला है, लोगों तक पहुंच गया होगा या भी पहुंच जाएगा। उसमें हमने उनसे सजेशन मांगे हैं और उनको सूचित किया है कि निकट भविष्य में हम जल्दी ही दिल्ली में हमारी मैनेजमेंट काउंसिल का फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग में जो भी उनके सजेशन आएंगे उनके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दोबारा अपील करता हूं कि जो भी फेडरेशन के साथ जुड़े हुए संगठन हैं, वो कृपया फेडरेशन की मेल आईडी fvaunity@gmail के ऊपर अपने सजेशन अगले 3 या 4 दिन के अंदर भेजें। हम उनको कंसोलिडेट करके उसके ऊपर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और जो भी निष्कर्ष बनेगा उस मीटिंग के अंदर, उससे उनको अवगत करा करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर।
अब मेरा अगला सवाल है अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी से कि सर एफबीए के गठन में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से एनओसी प्राप्त की। जी धन्यवाद सर। सर मैं बताना चाहूंगा, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व समान विचारधारा के वेटरन्स ने एक समान सोच और एक स्पेसिफिक उद्देश्य के साथ एक पौधे की नींव रखी थी। जब ये नींव रखी गई, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा फेडरेशन पूर्व सैनिक अधिकार महासंघ को एक जिम्मेदारी दी गई कि इसका बायलॉज का गठन किया जाए। वो उसकी जिम्मेदारी परम ने बाखूबी निभाई और जैसे ही हमारा बायलॉज रेडी हुआ, इस बीच में कुछ अप एंड डाउन हुआ है, आप सभी अवगत हैं और सभी इसके लिए। तो जैसे ही हमारा बायलॉज कंप्लीट हुआ तो इसको रजिस्ट्रेशन के लिए डाला गया। रजिस्ट्रेशन के लिए जब गया तो उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में वहां से एमओडी के लिए, एनओसी के लिए लेटर भेजा गया, वो वहां पर स्टक रहा। तो वहां पर भी समझ हमने पर्सनली अप्रोच किया और जो कंफ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कुछ वर्ड्स को लेकर के हमारे बायलॉज के, वो क्लियर कराई गई। फाइनली वो जो है संहिता के साथ ब्रेक कराई, परंतु उसमें कुछ समय लगा। समय हमारा कुछ, मैं कहूंगा कि जो हमारे कुछ साथी थे उनके कारण लगा। काश ये टाइमली अगर प्रोसेस होता तो टाइमली हो सकता था। तो आज लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जो पौधा की नींव हमने रखी थी, आज परिपक्व होकर के एक अस्तित्व के रूप में आ गया और हम उसकी ब्रांच हैं और हमारा आगे कर्तव्य रहेगा कि हम उसको मेंटेन करके रखें, उसको मजबूती के साथ खड़ा रखें। तने के रूप में हमारे राठौर साहब हैं अध्यक्ष महोदय, हम एक उनकी ब्रांच है और एक पूरी तरह से उनको जकड़ के रखेंगे ताकि हमारा तना इधर उधर न डोले और स्ट्रॉन्ग से सभी को असंबल करेंगे। जो आज से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व में जो सभी पूर्व सैनिकों ने अपना जल बल दिखाया था, उन्हें उनको उन्हीं की राह पर लेकर के आएंगे। ये मेरा मानना है सर और मैं चाहता हूँ ये डेफिनेटली होगा भी। आगे कुछ पूछना चाहते बताइए सर। थैंक यू। अब मैं अपने जनरल सेक्रेटरी, जो कि एक बहुत ही अहम पद होता है किसी भी संगठन में, उसकी भूमिका निभा रहे हमारे वेटरन्स एडवोकेट शीशराम यादव जी। यादव सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एनओसी मिलने के बाद एसडीएम ऑफिस में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले जय हिंद और फेडरेशन से जुड़े हुए सभी सदस्य और एफिलिएट ग्रुप और पूर्व सैनिक सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां, क्योंकि आपका फेडरेशन अभी लीगल एंटिटी बन गई है। 8 अक्टूबर को हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, आप लिख सकते हैं S/RS/headquarter/029/2024 dated 8 October 2024। SDM साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कापासेड़ा ने कल ये नंबर हमें जारी कर दिया गया है और सभी हमारे मेंबर्स हैं, दोस्त जिनने एफर्ट्स किया, सभी को मैं दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और सभी को अपेक्षा थी, पिछले 9 अक्टूबर 2023 को हमने फाइल जमा की थी और एग्जैक्टली 365 दिन बाद ये शुभ कार्य नवरात्रि के दिन हुआ है और उसमें सभी बधाई के पात्र हैं। अब मैं आता हूं सवाल के ऊपर। जैसे एनओसी आ गई उसके बाद हमने अप्रोच किया, 3-4 बार जाना हुआ और 11 डिस्ट्रिक्ट को मेल जाती है। आगे ये सिमिलर नेम तो नहीं है, एनओसी के लिए मेल जाती है, उसका प्रोसीजर है 15 दिन वेट करते हैं। जिसको भी ऑब्जेक्शन है 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन करें। अगर 15 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो इसको समझा जाएगा कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि नाम हमने जब चुना था ये उसी टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था कि ये सिमिलर नेम कोई भी नहीं है। फिर भी ये सुनिश्चित किया जाता है प्रशासन द्वारा, अगर लिखित में भेज के सभी को कोई चूक ना हो जाए, सेम नाम कहीं तो नहीं है, और वो आश्वस्त हो गए। उसके बाद हमारे बायलॉज वगैरह में कुछ हिंदी में थे तो उसको हमने इंग्लिश में रूपांतरित किया ताकि उनकी पढ़ने में या कोई गलतफहमियां ना रह जाए। वो सबका 2 दिन लगे पूरा फाइनल करने में। राठौर साहब भी रहे, पवन सैनी जी भी, मैं भी रहा, फिर अपने अशोक फौजी भी आए और देख चुके हैं। एसडीएम साहब ने एक एक पेज, एक एक लाइन पूरा पढ़ के पूरा आश्वस्त हो गए तब ये किया।
अब होता है कि मेरे को रोहतक में गया था सांपला, तो बोलता 15 दिन में मैं रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ सोसाइटी एक्ट। मैं सहमत हूँ, मैंने भी करवाए हैं। पर हमारा जो फेडरेशन का वर्किंग एरिया है ये ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें कम से कम, मैं क्लियर कर दूं, 8 राज्यों के इसमें मेंबर, फाउंडर मेंबर होने चाहिए, 8 स्टेट्स के। उससे एक भी कम है तो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया के लिए नहीं होगा। पर्टिकुलर सोसाइटी एक जिले में हो सकती है, पर्टिकुलर आरडब्ल्यू सोसाइटी हो सकती है, एक संस्था एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। पर जहां पर आप पूरे भारतवर्ष के लिए करते हो तो 8 राज्यों के आपके फाउंडर मेंबर उसके अंदर होने चाहिए, उनका आधार कार्ड, उनका सब कुछ, उनका सहमति, उनके सिग्नेचर, वो सब प्रक्रिया हुई। उसके बाद प्रशासनिक, जैसा कि राजदीप ने बताया, नाम के ऊपर वो रहा तो एमओडी को भेज दिया, एमओडी ने मिलिट्री अफेयर्स को भेजा, फिर हमने अप्रोच किया जी हमारा वेटरन्स का है, तो फिर ये काफी प्रयास किए राजदीप जी ने, टीम ने, सभी ने, और एनओसी आई। उसके बाद कापासेडा से फिर हम लगे रहे, और ये यहाँ भी करीब करीब हमें 1 महीने का वक्त लग गया, जिसमें पूरा प्रयास है वो आश्वस्त हुए और सर्टिफिकेट हमें जारी हो गया। एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो नकली और असली का मैं बता रहा हूँ, अभी तक उनने जो कर लिया, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ एज एडवोकेट, अभी हम लीगल इंटाइटी, अगर किसी ने भी हमारा लेटर हेड, हमारा फेडरेशन का स्टैम्प कोई भी मिसयूज किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक क्षमता के तहत कोर्ट में दर्शन करवा दूंगा उनके। क्योंकि अभी तक हम रजिस्टर्ड नहीं हुए थे तो हम चुप रहे, बहुत बकवास सुनी लोगों की मैंने, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग कोई गोरेलाल बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, मैं उनको सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हूं, नाउ वी आर लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड अपनी सोसाइटी अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की लीगल एंटिटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राठौर साहब हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, बाकी हमारा पूरा ग्रुप का हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। परंतु आज से मैं बता रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी लेटर का हमारा मिसयूज हुआ फेडरेशन का कहीं से भी, तो वो बंदा लीगल उसमें आएगा, कॉपीराइट एक्ट में हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, हम छोड़ेंगे नहीं। अभी ये मैं सचेत करना चाह रहा हूं, कल ये ना रहे कि हमें धोखा था, हमें मालूम नहीं था। अब तक हमने बहुत इन लोगों ने हमारी बखिया उधेड़ी, हमें याद है जंतर मंतर पे सबका, इनका जो कुकृत थे वो मतलब दोहराने लायक नहीं है जो इन लोगों ने किया। परंतु हम एक सबर का घूंट पी के बैठे रहे, अगर हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती उसके बाद इनका उचित जवाब देंगे। अगर आप में दम है तो आप करके दिखाइए, वही कृत अब हम दिखा सकते हैं कि कैसे कोर्ट में कानूनी कार्रवाई होती है। किसी भी फेडरेशन के नाम का मिसयूज, स्टैम्प का मिसयूज, लेटर जारी कर करके लिख रहे थे, बोर्ड मीटिंग हुई, हमारा ये मीटिंग हुआ, हमारा रिजोल्यूशन पास हुआ, और हमारे फेडरेशन के लेटर हेड्स को मिसयूज किया गया था, तो तब उस टाइम हम चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि हम एक अपने कानूनी उसमें लगे हुए थे। और अभी अगर कोई भी मिसयूज किया, ये उनके लिए मेरी सलाह भी है, एक्स सर्विसमैन होने के नाते उनको ये चीज अपनी पढ़ लेनी चाहिए। कोई संस्था रजिस्टर्ड है, उसका लेटर हेड या आपका स्टैम्प या उसका नाम या उसका प्रोपेगेंडा उसके बारे में फैलाते हो तो आप कानून के अधीन हो, बाध्य हो, जो भी लीगल एक्शन होगी वो ली जाएगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, ये मेरी चेतावनी उन लोगों के लिए। थैंक यू। और एक बार सभी को पूर्व सैनिक जो भी एफिलेटेड हैं, मेंबर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, पिछले 1.5 साल से प्रयास था और रजिस्ट्रेशन का 1 साल लगा है, उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और जितने लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो अपने गवर्नमेंट स्टाफ हो, चाहे अपनी टीम मेंबर्स हो, उन सब का मैं बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं सर। जय हिंद सर। थैंक यू यादव साहब, थैंक यू। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। लाखों पूर्व सैनिकों के साथ जो खिलवाड़ हुई है पिछले 1.5 साल से, वो किसी से छुपी नहीं है। अब बहुत ही अहम जो हमारे इस कड़ी में सबसे ज्यादा जिनके पास पीड़ा रही है, जिनको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया है, हमारे कोषाध्यक्ष पीके सैनी साहब। सर, आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सवाल सिंपल है लेकिन बड़ा ही कठिन है। आपने लाखों पूर्व सैनिकों ने जो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा दिया था, उसको बचाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उस फंड को बचा के रखा? जय हिंद सर।
रजिस्ट्रेशन की सभी को बहुत खुशी है, लेकिन मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। कारण क्या है, मेरे सिर पे जो टेंशन था काफी दिन से, पिछले 1 साल से इस फंड को लेके, और तो वो मेरे सिर से अब उतर गया है। चुनौतियां, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, चुनौतियां बहुत गहरी थी। शुरू में जो हमारा जो स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ हमारे साथी इसमें उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया और वो खुद ही अपने कृत्यों से इससे बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने कृत्य करने नहीं छोड़े और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी मारने मरने की। एक बार तो हमें लगने लगा था कि भाई हमारे जीवन पे संकट आ गया है, लेकिन हमने सत्य संकल्पों के साथ, साथियों ने बहुत साथ दिया और इन लोगों ने हमें ऐसा कर दिया कि भाई आपको ऑफिस भी नहीं जाने देंगे और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि आपके घर में से पैसा निकाल लेंगे। तो लेकिन मैंने तो संकल्प कर लिया था कि भाई चाहे जान चले जाए लेकिन फंड को बिल्कुल सुरक्षित रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने इस बात को अपने प्रेसिडेंट साहब और सभी लोगों के सामने कह भी दिया था कि चाहे तो राष्ट्रपति को फंड देना पड़े, लेकिन इस फंड का दुरुपयोग तो होने नहीं देंगे। बीच में कुछ लोगों ने लालच भी दिया कि भाई कुछ पैसे आप रख लो और कुछ ऐसा कर दो, कुछ वैसा कर दो। मैंने कुछ नहीं, ये पूर्व सैनिकों का पैसा है और ये बिल्कुल उचित रूप से इसका संरक्षण होगा और उचित हाथों में जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फंसाने की धमकी दी है। कहीं तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, जो हमारे चेन्नई के एक हमारे एक पूर्व सैनिक है, चेन्नई के, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, लेकिन पूर्व सैनिक है। उन्होंने कहा कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपके ऊपर केस करेंगे। तो फिर मैंने भी बैठ के फिर कुछ अपना ज्ञान लगाया है। मैंने भी लीगल पढ़ाई की है, मैं भी एयरफोर्स में लीगल सेल देखता था, तो मैंने भी ध्यान लगाया फिर भी क्या किया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है और इतना बड़ा कैश रखना भी एक चुनौती है। तो मैंने फिर उसको देखते हुए मैंने उसका एक डीडी बना के रख दिया फेडरेशन के नाम से कि भाई जब भी रजिस्ट्रेशन होगा ये पैसा फेडरेशन का है और फेडरेशन के नाम से ये पैसा बैंक में सुरक्षित है। अभी आप किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंसाएंगे। और मेरे पास ऑडिटेड डॉक्यूमेंट है और कैश बुक भी है, शायद आपको ये दिख जाए तो इधर शायद ये कैश बुक है पूरी परफेक्टली, इसका ऑडिट भी किया हुआ है। और ये जो इसके पैसे थे 8,10,838 रुपए, ये पूरी तरह से मैंने सुरक्षित रखे। और इसके लिए मैं अपने कुछ साथियों एडवोकेट पाठक साहब का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने भी एसीपी साहब को एप्लीकेशन लिखी मेरी सुरक्षा के लिए और बाद में वहां से इंक्वायरी भी आई कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो और साहस मिला और हमने इस चेक को, इस डीडी को बनवाने के बाद अभी हमें कुछ काफी राहत मिली कि भाई अब तो ये पैसा तो कोई छीन नहीं सकता। अगर चेक कोई बैंकर चेक ले भी लेता है तो इसको वो डालेगा कहाँ, ये तो केवल खाते में ही जाएगा। तो मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है वो दूर हो गई है और इस प्रकार से हमने इसको सुरक्षित रखा। और जहां से भी बाद में तो कुछ हमारे मित्रों से भी लगने लगा था कि भाई इस पैसे को खर्च कर लिया जाए, तो लेकिन मैंने संकल्प कर लिया था इस पैसे को पूरे अंजाम तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। और हमने एनओसी लेने में हमने 2 चैनल अपनाए हुए थे। एक गवर्नमेंट की तरफ से भी, मिनिस्टर से भी हम लोग अप्रोच कर रहे थे और दूसरा हमने ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ से हमने जी जान से एनओसी के लिए हमने पूरी ताकत लगाई और हम सफल रहे। और ये मेरे सिर से ये भार उतर गया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ रजिस्ट्रेशन के बाद। जी सर। आपका भार नहीं उतरा है, अभी तो आपकी जिम्मेदारियां आगे और बढ़ेंगी। ये ना कहें कि भार उतर गया है, पार्टी बनती है अभी भार मुक्त होने के लिए अभी तो आपसे स्पेशल पार्टी ली जाएगी। तो साथियों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कोषाध्यक्ष जी ने। ये तो एक झलक थी, कष्ट तो इससे बहुत ज्यादा झेले हैं और सभी को पता है। लेकिन अब जिन पूर्व सैनिकों के लिए ये बीड़ा उठाया गया था वो समय आ गया है। आज वो लीगल एंटिटी बन के तैयार हो गई है और अब धरातल पर आपको काम नजर आएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब पूर्व सैनिकों की जायज मांग सही प्लेटफॉर्म से और सही जगह पर जाएंगी। हर मुद्दे को सही समय पर उठाया जाएगा। और जैसा कि मैं
क्या कहूँ, आज की तारीख में हमारे प्रेसिडेंट इस एज में, चाहे दिल्ली में मीटिंग हो, चाहे जयपुर में मीटिंग हो, चाहे कठुआ में मीटिंग हो, आज तक फंड से एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया हमारे, न तो कोषाध्यक्ष जी ने उससे हाथ लगाने दिया और ना ही हमारे अध्यक्ष महोदय ने कभी ये अलाउ किया कि वहां से एक पैसा खर्च किया जाए। अपने कंट्रीब्यूशन पर सारा काम किया। आज वो घड़ी आई है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से पूर्व सैनिकों को आज आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब आपकी हर जायज मांग सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर जाएगी और आपके हक की लड़ाई को अब कानूनी तौर से, यूनियनों की संगठन से और देश के पूरे सैनिकों से अपील करता हूं कि जो लोग ये वेट कर रहे थे कि एफबीए का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब हम जुड़ेंगे, अब वो घड़ी आ गई है और आप आगे निकल कर आओ। आने वाला जो भविष्य है वो 8वें वेतन आयोग का है और 8वें वेतन आयोग में अगर आप चाहते हैं कि पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व उनके अपने नुमाइंदे करें तो आप आने वाले समय में विद इन ए वीक अपने संगठनों को एफबीए के साथ एफिलिएटेड करें। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी नफरी 1.5-2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए संगठन के साथ, ताकि गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज करे और आमंत्रित करे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप और कुछ अपील करना चाहते हैं तो प्लीज करें। कैप्टन लोकेंद्र सिंह सर, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो भी टीम थी वो बहुत ही यूनाइटेड रही और विपरीत परिस्थितियों के अंदर धैर्य बना करके रखा। जैसे सैनी साहब ने बताया कि लोगों ने आक्रांत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमको हमारी ईमानदारी पे, फेडरेशन के प्रति निष्ठा पर और अपने संस्कारों पे यकीन था, इसलिए हम अडिग रहे। इस मामले के अंदर जो हमें सफलता मिली है, इसके अंदर अगर मैं आर्थिक तौर पे बात करूं तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बिल्कुल अपना जो बैंक का खाता था वो खोल दिया फेडरेशन के लिए कि जितना भी पैसा लगे, जब भी लगे, उसके लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा। दूसरी तरफ कोई उंगली ना उठा सके, इसलिए हमारे ट्रेजरर ने बहुत ही एक लर्नेड वकील की तरह से डिसीजन लिया। फिर इसके बाद में जब रुकावट आ गया तो इसके अंदर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव वर्मा साहब ने पेन लेकर के इस इशू को, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्समैन में दूसरे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह थे और थे, दूसरे हमारे काउंसिल मेंबर थे और जो भी फेडरेशन के शुभ चिंतक जो भी साथी थे वो लोग बड़े धैर्य के साथ में हमारे साथ चलते रहे और हमें तमाम राज्यों से, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से जो संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें बहुत बड़ा संबल दिया कि कोई बात नहीं, आप गलत तत्वों से लड़ते हुए पूर्व सैनिकों के हित के लिए आगे बढ़ रहे हो, हम आपके साथ में, आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप फेडरेशन की लीगल एंटिटी एस्टैब्लिश में सफल होने तक किसी भी तरह के झिझकिए मत, हम हर स्टेप के ऊपर हर समय में आपके साथ रहेंगे। और अब समय आ गया है कि हम उनके जो विश्वास था उसको हम कायम रखें, क्योंकि बीच में जो थोड़ा बहुत उपद्रवी लोगों ने गंदगी फैलाई थी, उससे पूर्व सैनिकों का विश्वास में कमी आया संगठनों के प्रति, वो हमें वापस प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है ये खाली केवल 15 आदमियों का मैनेजमेंट काउंसिल नहीं, बल्कि 157 संगठनों से जुड़े हुए अधिसंख्य पूर्व सैनिक हिंदुस्तान के फेडरेशन के साथ में हैं और हम होंगे कामयाब। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, प्लीज। जी सर, 1 मिनट लूंगा। मैं जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिनका फंड कंट्रीब्यूशन में योगदान रहा है या आगे रहेगा, मैं आश्वस्त कर देता हूं हमारे अध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी और ट्रेजरर के बिहाफ पे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकेंद्र जी बैठे हुए हैं, एक भी पैसा गलत इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी व्यवस्था के लिए लीगल एडमिन जो है वो रहेगा, पर्सनल किसी के एक्सपेंसेस हमारी फेडरेशन से खर्चा नहीं होगा।
और सिर्फ पूर्व सैनिक वीर नारियों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम हमारी रूल रेगुलेशन में उसके तहत चली जाएगी, पूरा ऑडिट होगा। आपका दिया हुआ एक भी पैसा मैं अश्योरेंस देता हूँ कहीं भी गलत जगह पे यूज नहीं होगा, उसका मिसयूज नहीं होगा फंड का। ये आप आश्वस्त रहें। जो आपने पैसा दिया आप बिल्कुल गर्दन उठा के कह सकते हैं हमारा जो भी पैसा दिया गया वो पूर्व सैनिकों की, उनकी वीर नारियों के कल्याण के लिए खर्च होगा। गलत जगह बिल्कुल भी पैसा हम नहीं लगाएंगे। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी पूर्व सैनिकों को। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अंत में संपूर्ण देश के पूर्व सैनिकों से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा फेडरेशन के साथ जुड़ें, फेडरेशन का हाथ मजबूत करें। फेडरेशन आपके लिए हर जगह पर हमेशा तत्पर हाजिर रहेगा। और मैं सभी अपने इस आज के जो हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सभी मिलके एक साथ सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और नई ऊंचाइयों के साथ इस फेडरेशन को लेकर जाएंगे, पूर्व सैनिकों का कल्याण करके रखेंगे। बिल्कुल करेंगे, ये हमारी जिद है, ये हमारा इरादा है। और हम मोटिवेटेड होते हैं अपने प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह राठौर जी से कि आज वो इस एज में संघर्ष कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप मेरी इन बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। ओके सर जी। पर फेडरेशन एक सोच है, फेडरेशन एक सोच है, वो हमेशा जिंदी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिलिटेंट। जय हिंद सब। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।